नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी न कभी हम सबके दिमाग में आता है कि अगर अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान लेनी पड़ जाए तो कानून इस बारे में क्या कहता है। भारत के नए भारतीय न्याय संहिता के तहत आइए समझते हैं कि आत्मरक्षा की ये सीमाएं आखिर हैं क्या। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। आखिर वो कौन सी घड़ी होती है, वो कौन सा पल होता है जब कानून कहता है कि कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान ले सकता है। यही वो गुत्थी है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 में। जी हाँ, यही वो सेक्शन है जो ये बताता है कि आत्मरक्षा में, यानी कि सेल्फ डिफेंस में, जानलेवा ताकत का इस्तेमाल कब जायज माना जाएगा। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कानून का जो मूल सिद्धांत है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि हाँ, कुछ खास परिस्थितियों में शरीर की निजी रक्षा का अधिकार हमलावर की जान लेने तक भी जा सकता है, लेकिन ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा और गंभीर हमलों तक ही सीमित है। अच्छा, इससे पहले कि हम उन खास हालातों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि प्राइवेट डिफेंस या निजी रक्षा का आखिर मतलब क्या है। ये सिर्फ अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है, बल्कि उचित बल का इस्तेमाल करने का अधिकार है। और ये जो शब्द है ना, उचित यानी रीजनेबल, इसी में सारा खेल है। तो चलिए अब कानून में बताई गई उन 7 स्थितियों को एक एक करके देखते हैं। समझने में आसानी हो इसके लिए हमने इन्हें 3 ग्रुप्स में बांट दिया है। पहला ग्रुप उन खतरों से जुड़ा है जहां किसी की जान या शारीरिक सुरक्षा को सीधा सीधा खतरा होता है। तो इस ग्रुप में 3 तरह के हालात आते हैं। पहला, जब ये वाजिब डर हो कि हमले का नतीजा मौत हो सकता है। दूसरा, जब ये डर हो कि बहुत गंभीर चोट लग सकती है। और तीसरा, एसिड अटैक या उसकी कोशिश जिससे गंभीर चोट लगने का खतरा हो। मतलब साफ है, आपकी सुरक्षा पहले है। अब बात करते हैं उन हमलों की जो सिर्फ जिस्म पर नहीं, बल्कि किसी की गरिमा, किसी की आत्मा पर किए जाते हैं। कानून इन अपराधों को भी उतना ही गंभीर मानता है और यहाँ भी आत्मरक्षा के अधिकार को पूरी मान्यता देता है। इस कैटेगरी में 2 स्थितियां हैं। एक, रेप के इरादे से किया गया हमला, और दूसरा, अप्राकृतिक यौन इच्छा को पूरा करने के इरादे से किया गया हमला। और यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि कानून हमले के नतीजे से ज्यादा हमलावर के इरादे पर फोकस कर रहा है। ये एक बहुत ही अहम कानूनी पहलू है। और अब आते हैं हमारे आखिरी ग्रुप पर। ये उन हालातों के बारे में है जहां किसी की आज़ादी ही पूरी तरह से छीन ली जाती है। कानून ये मानता है कि ऐसी सिचुएशन भी जान के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। यहाँ भी 2 बातें हैं। पहली, किडनैपिंग या एब्डक्शन करने के इरादे से किया गया हमला, और दूसरी, किसी को गलत तरीके से कैद करने के इरादे से किया गया हमला। ये दोनों ही स्थितियां आत्मरक्षा में घातक बल के इस्तेमाल को सही ठहराती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक पेच है और ये बहुत जरूरी है। गलत तरीके से कैद करने वाले मामले में जानलेवा बल का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये लगे कि मदद के लिए पुलिस या किसी और सरकारी अथॉरिटी तक पहुंचना नामुमकिन है। ये छोटी सी शर्त इस अधिकार की सीमा तय कर देती है। तो हमने उन 7 हालातों को देख लिया है जहां कानून सेल्फ डिफेंस में जानलेवा बल के इस्तेमाल की इजाजत देता है। चलिए अब एक बार इन सबको साथ में रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि घातक बल का इस्तेमाल जायज है जब मौत का डर हो, गंभीर चोट का डर हो, रेप की कोशिश हो, अप्राकृतिक यौन इच्छा पूरी करने की कोशिश हो, किडनैपिंग या एब्डक्शन हो, ऐसी कैद हो जिससे बचना नामुमकिन लगे, या फिर एसिड हमला हो। ये लिस्ट निजी रक्षा के अधिकार की कानूनी सीमाओं को बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। तो कानून ने तो अपनी बात कह दी, अपनी सीमाएं बता दी, लेकिन जरा सोचिए, असल जिंदगी में जब सब कुछ सेकंड्स में हो रहा हो, तब वाजिब डर और एक भयानक गलती के बीच की वो बारीक सी लकीर, उसे कौन तय करेगा? कानून कागज पर भले ही साफ हो, पर असलियत की कसौटी पर ये हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहेगा।